गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हमारा ललित कला का जो फर्स्ट लेसन है राजस्थानी शैली, उसके अब तक हम 10 शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट हम पहले कर चुके हैं, शॉर्ट 10 तक कर चुके हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रों की विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन करो। संक्षेप में यानी संक्षिप्त। किशनगढ़ शैली के आरंभ में आखेट, दरबार और व्यक्ति चित्र बनते रहे, परंतु राजा नागरी दास के समय और उसके बाद में गीत गोविंद, भागवत पुराण तथा बिहारी चंद्रिका पर आधारित चित्र बनाए गए। कृष्ण और शिव के चित्र भी इस शैली के अंतर्गत बनाए गए। नायिका भेद पर आधारित चित्रों को इस शैली में अधिक लोकप्रियता मिली। अंतःपुर क्रीड़ा, रनिवासों, संगीत और मृत्यु तथा प्रेमी प्रेमिका के चित्र इस शैली के मुख्य विषय रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी शैली में अगर जब भी कोई चित्र बनाया जाता है तो उससे पहले उसके विषय तैयार किए जाते हैं, उसके विषयों को प्रिपेयर किया जाता है कि हमने किस विषय पर बनाना है। तो किशनगढ़ शैली में इन जो नाम यहाँ बताए गए हैं, इन सबको विषय बनाकर कार्य किया गया, चित्रकारी की गई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है, बीकानेर शैली की दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। बीकानेर शैली की दो मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस शैली में लघु तथा भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ है। लघु यानी छोटे, और भित्ति चित्र मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी वो भित्ति चित्र होते थे। इस शैली में अधिकतर रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के अनेक चित्र बने हैं। ये बीकानेर शैली की दो विशेषताएं हैं कि उसमें छोटे चित्र और भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इस शैली में अधिकतर रामायण, महाभारत तथा कृष्ण लीला के अनेक चित्र बने हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें आ जाता है हमारा, बूंदी तथा मेवाड़ शैली में पाए जाने वाले दो अंतर, कि दोनों शैलियों में क्या अंतर हैं, वो हमें दो ही बताने हैं। बूंदी शैली तथा मेवाड़ शैली में निम्नलिखित अंतर है। बूंदी शैली में बनी मानव आकृतियाँ यानी कि मनुष्य की जो आकृतियाँ बनाई गई हैं वो मेवाड़ शैली से मिलती जुलती हैं, कि उनके जैसी ही हैं, परंतु उनकी जो भाव भंगिमाएँ में भिन्नता है। भाव भंगिमाएँ यानी कि जो हमारी थ्रेडिंग होती है, इनके अकॉर्डिंग फेस के एक्सप्रेशन को पहचाना जाता है। तो इनके जो फेस एक्सप्रेशन है वो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। बूंदी शैली में चेहरे गोल हैं, छोटे और गाल, नाक व आँखों के पास छाया चित्रों को सुंदर एवं भावपूर्ण बनाती है, और मेवाड़ शैली में चेहरे चपटे बने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोटा शैली में नारी चित्रण किन किन रूपों में हुआ है। कोटा शैली राजस्थान की ही एक शैली है। इस शैली में नारी को विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया, कि अलग अलग रूपों में उन्हें दिखाया गया है, जिसमें स्नान करती हुई महिलाएं, अंगड़ाई लेती हुई, बातें करती हुई तथा शिकार करती हुई आदि रूपों में नारी को चित्रित किया गया है। जयपुर शैली के चित्रकारों तथा चित्रों का संक्षेप में वर्णन, ये हमारा 15 क्वेश्चन आ जाता है। जयपुर शैली के चित्रकारों एवं चित्रों का संक्षेप में वर्णन करो। जयपुर शैली के चित्रकारों में मोहम्मद शाह, साहिब राम, लाल चितारा, रामजी दास, हीरानंद और गोविंद का नाम उल्लेखनीय है, मतलब उनका नाम सबसे ऊपर आता है। मोहम्मद शाह सवाई जयसिंह प्रथम का दरबारी चित्रकार था, कि मोहम्मद शाह जो था वो सवाई जयसिंह का पहला चित्रकार था। साहिब राम द्वारा बनाया गया महाराज ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र दर्शनीय है। साहिब राम ने जो चित्र बनाया था महाराजा ईश्वर सिंह का, वो बहुत ही दर्शनीय है, यानी लोग उसको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, देखने लायक है कि उन्होंने क्या चित्र बनाया था। चित्रकार लाल चितारा पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था। इस शैली में राजा प्रताप सिंह का चित्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए और रास मंडल, ग्रीष्म व शरद ऋतु के चित्रों की अति सुंदर रचना हुई है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयपुर शैली के चित्रों की विषय वस्तु का संक्षिप्त। पहले हमारी किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु थी, अब जयपुर शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, किन विषयों को लेकर बनाए गए हैं। जयपुर शैली में बहुत से विषयों पर चित्रों की रचना की गई है। इस शैली में रागमाला के चित्र, पशु पक्षियों के, शिकार के चित्र, रामायण के चित्र तथा नायिका भेद और व्यक्ति चित्र की रचना प्रचुर मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में हुई है। संगीत गोष्ठियों तथा श्रृंगारिक चित्रों का चित्रण भी इस शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कला जगत के समीक्षकों ने राजस्थानी शैली का यह नाम क्यों उपयुक्त समझा, यानी कि जिन्होंने इन शैली को बनाया उन्होंने इसका नाम राजस्थानी शैली रखना ही उपयुक्त क्यों समझा। राजस्थानी शैली के नाम के बारे में कुछ विद्वानों के विभिन्न मत हैं, यानी अलग अलग मत हैं अलग अलग विद्वानों के। श्री पारसी ब्राउन और डॉक्टर कुमार स्वामी ने इस शैली को राजपूत शैली का नाम दिया। उन्होंने पहाड़ी शैली को भी इस शैली के अंदर ही माना है, परंतु पहाड़ी शैली तो मुगल शैली समाप्त होने पर कांगड़ा, बसोली, चंबा आदि स्थानों में मुगल तथा राजपूत शैली के मिश्रण से बनी। कि वो कह रहे हैं कि जो पहाड़ी शैली थी वो इस शैली के अंदर है, परंतु पहाड़ी शैली तो मुगल शैली समाप्त होने पर कांगड़ा, बसोली, चंबा आदि स्थानों में मुगल और राजपूत शैली के मिश्रण से बनी थी, यानी वो बाद में बनी थी। राजस्थान में जो शैली थी वह पुरानी थी, उस समय तक तो पहाड़ी शैली का जन्म भी नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में अभ्रंश शैली के प्रभाव से एक नवीन शैली का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि पहाड़ी शैली का जन्म तो 17वीं शताब्दी में हुआ। इसी कारण दोनों शैलियों में बहुत अंतर है, इसलिए आधुनिक कला जगत समीक्षकों ने इस शैली का नाम राजस्थानी शैली ही उपयुक्त समझा है। कि वो ये बीच में ये कह रहे थे कि राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली जो थी वो राजस्थानी शैली के अंदर ही मानी गई थी, परंतु पहाड़ी शैली का जन्म तो 17वीं शताब्दी में हुआ था, उससे पहले तो अन्य कई शैलियों ने जन्म ले लिया था। और राजस्थान में जो अभ्रंश शैली के प्रभाव में एक नवीन शैली का जन्म हुआ वो भी 15वीं शताब्दी में हुआ। तो जब पहाड़ी शैली 17वीं शताब्दी में जन्मी तो वो राजस्थानी शैली के अंदर कैसे हो सकती है, इसलिए समीक्षकों ने इसे राजस्थानी शैली का नाम देना ही उपयुक्त समझा। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति पर प्रकाश। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार राजस्थानी शैली की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई। राजस्थानी शैली अब तक चली आ रही है, अभ्रंश शैली नहीं थी, बल्कि यह उसका परिष्कृत तथा परिमार्जित रूप था, यानी उसका रूप था, परंतु वो वही शैली नहीं थी जो गुजरात तथा मेवाड़ में एक नवीन शैली के रूप में उदय हुआ। आरंभ में इसे राजस्थानी, राजपूती व हिंदू शैली के नाम से पुकारा गया, परंतु विद्वानों ने अपने शोध के आधार पर इस शैली का नाम राजस्थानी शैली ही रखा। आरंभ में इस शैली के चित्र विभिन्न राजाओं के दरबार में मनोरंजनार्थ बनाए गए, कि उनके मनोरंजन के लिए बनाए गए। धीरे धीरे ये चित्र जन सामान्य तक पहुँचे, यानी जनता तक पहुँचे, परंतु 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत से मूल्यवान चित्र मुगलों ने नष्ट कर दिए थे। जो चित्र जन सामान्य तक पहुँचे वे आज भी काफ़ी मात्रा में सुरक्षित हैं। इन चित्रों के आधार पर ही राजस्थान में विकसित अनेक शैलियों का हम अध्ययन करते हैं। कि जो बहुत से चित्र जनता तक पहुँच गए थे वही सुरक्षित हैं, नहीं तो बाकी सारे चित्रों को, बहुमूल्य चित्रों को 16वीं और 17वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था। और उन्हीं जो जनता के पास चित्र पहुंच गए थे उन्हीं चित्रों से ही हम राजस्थान में विकसित होने वाली अन्य शैलियों का अध्ययन कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन। और मेवाड़ शैली की विशेषताओं पर विचार प्रकट कीजिए। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेवाड़ शैली की विशेषताएं। इस शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें रासायनिक व खनिज रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। चटक रंग यानी जो हमें ज़्यादा ब्राइटनेस देते हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों में सादृश्य यानी दृश्य के साथ तथा विरोध दोनों प्रकार के संयोजन पाए गए हैं।
इस शैली में बनी मानव आकृतियों की नाक जो है वो लंबी है, चेहरे गोल हैं, अंडाकार हैं, स्त्रियों का आकार छोटा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस शैली में प्राकृतिक को अलंकारिक रूप में दर्शाया गया है। पशु पक्षियों को खिलौनों के रूप में चित्रित किया गया है कि वो टॉयज होते थे। रात के दृश्यों का अंकन गहरी पृष्ठभूमि में किया गया है, जहाँ पर गहराई दिखाई गई है। वेशभूषा में घेरदार जामा, पटका, पुरुषों के लिए पगड़ी की विविधता आदि अंकित किए गए हैं। स्त्रियों को लहंगा, चोली तथा ओढ़नी युक्त अंकित किया गया है। भवन में मुगल शैली का प्रतिबिंब है, यानी उसमें मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चित्रों को लाल पीली सादी पट्टियों से हाशिए दिए गए हैं। हाशिए होते हैं बाउंड्री, कि चित्रों के साइड पर जो बाउंड्री तैयार की जाती थी उसमें लाल पीली सादी पट्टियों का प्रयोग किया गया है। कृष्ण के अनेक चित्रों में नायक का स्थान दिया गया है, कि अनेक चित्र हैं जिसमें नायक को वहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 20। राजा सावंत सिंह, जिसे नागरीदास भी कहा जाता है, का बनी ठनी के प्रति प्रेम का वर्णन, या राजा सावंत सिंह ने अपना नाम नागरीदास रखा, इस घटना के पीछे जो कथा है, जो कहानी है, उसका वर्णन करें। राजा सावंत सिंह एक विद्वान, कला पारखी तथा एक अच्छे कवि थे। उन्होंने 76 ग्रंथों की रचना की। रस चंद्रिका, बिहारी चंद्रिका, पद्मुक्तावली, ग्रीष्म विहार, उत्सव माला, मनोरथ मंजरी आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। वे वल्लभ संप्रदाय के होने के नाते कृष्ण भक्त थे, परंतु अचानक उनके जीवन में बनी ठनी नामक सुंदरी ने प्रवेश किया। बनी ठनी को उनकी माता दिल्ली के अंतपुर से लाई थी। वहाँ पर दासी का काम करती थी। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रहन सहन भी था, कि वो हमेशा बनी ठनी रहती थी। वह सदैव नए वस्त्र पहनती थी और सज संवर कर रहती थी। राजा सावंत सिंह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और बनी ठनी को राधा का रूप मानने लगे। राजा सावंत सिंह बनी ठनी के प्रेम में इतने डूब गए कि उन्होंने अपना नाम नागरीदास रख लिया। वे बनी ठनी के रूप में राधा के चित्र बनाने लगे। बनी ठनी भी अंत तक नागरीदास की सहचरी के रूप में रही। चित्रकारों ने बनी ठनी के रूप में प्रेरणा पाकर राधा के अनेक सुंदर चित्रों की रचना किया, कि उसके रूप सौंदर्य से प्रेरणा लेकर चित्रकारों ने राधा के रूप को चित्रित किया है। आपने इस वीडियो में जितनी भी पिक्चर्स दिखाई गई हैं वह भी अपनी नोटबुक में बनानी है।